घर का भी पार्ट साथ में पानी पी रहा था और चाची का पीछे वाला हिस्सा देख रहा था, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर हाथ लगाऊं। इतने में मेरी चाची एकदम पीछे मड़ी। उसने मुझे नोट कर लिया था। कहा, कामरान क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं चाहती, बस बहुत ही खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में चल रहा था, बस इसी के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, जो ख्याल तुम्हारे जहन में चल रहा था मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है? अब क्या समझ रही हैं? उसने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी अम्मी से हुई तो मैं उन्हें कहूँगी कि अब कामरान की शादी कर दो। अगर उनको दुल्हन नहीं मिलती तो मुझे बता दो, मैं ये कोई दुल्हन होंगी। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने ज़िंदगी में देखा है क्या है। अभी मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। मेरी चाची ने कहा कि असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है, गोमो प्यो खाओ। प्यो, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा, शादी के बाद क्या वाकई इतना सुकून है? उसने कहा कि अभी तुमने वो सुकून हासिल नहीं किया और तुम्हें उस सुकून के बारे में पता नहीं है। जब तुम्हें उस सुकून की लत लग गई तो मैं फिर रात भर नींद नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। और फिर इतने में चाची की बेटी उम्ना भी किचन में आ गई और कहा कि क्या बातें हो रही हैं। फिर चाची ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कामरान से पूछ रही थी कि घर वाले कैसे हैं और कब तक रखने का प्लान है। फिर अम्ना ने मुझे कहा कि कामरान भाई अब आएँ, मेरे साथ मेरे कमरे में बैठ के हम बातें करते हैं। अम्मी जब तक खाना बनाती है फिर हम खाना खाएंगे। तो मैं फिर अम्ना के साथ उसके कमरे में आ गया। अम्ना का कमरा अलग बना हुआ था और अम्ना उस कमरे में रात को अकेले सोती थी। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बेड बिछा हुआ था और बहुत सारे टेडी पैर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा, हमना तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, कहाँ कामरान भाई कमरा? खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है, असल सुकून तो किसी और चीज़ों में है। मुझे चाचू के घर वाले सारे अफराद ही आशिक मसाज लगते थे। मेरे चाचू मेरी अम्मी के साथ, मेरा कज़न असफ मेरी बहन के साथ, अब चाची भी मुझसे ऐसी गुफ्तगू कर रही थी जिससे मैं उनके इशारे समझ रहा था और अम्ना भी मुझे उस मिजाज के लग रहे थे, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया था कि अम्ना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, अम्ना, तुम मुझे खुल के बताओ, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हम उम्र हूँ और मैं कज़न भी तो हूँ तुम्हारा। तुम मुझसे बात कर सकती हो। उसने कहा, हाँ कार भाई, इसीलिए तो आपको उस कमरे में बुलाया है ताकि आपसे दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, हाँ हाँ, और सुनाओ, तुम क्या कह रही थी? किस चीज़ में ज़्यादा सुकून है? तुमने बताया नहीं। उसने कहा, कहाँ कामरान भाई, ये घर में अकेले रह रहकर अब मैं तंग आ गई हूँ और असफ भी बाहर की लड़कियों में मुन्ना मारता फिरता है और मेरा अबू भी ऐसा ही है, मेरी अम्मी पे तवज्जो ही नहीं देता। और हाँ, घबरान भाई जमा, ये बातें आपको बता रही हूँ, प्लीज़ बाहर किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा, तुम मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो कहना चाहती हो खुल के कहो। और हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी होगी। अब मैं नोट कर रहा था कि अम्ना मेरे साथ रिलैक्स महसूस कर रही है और वो बात करने का अंदाज भी खुले दिल से होना शुरू हो गया है। अब मुझसे हंस हंस कर बात कर रही थी। फिर अचानक मेरा मोबाइल फ़ोन पे बेल बजी। मैंने देखा तो अम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई। सामने अम्मी मुझे कह रही थी कि कामरान, तुम पहुंच गए हो लाहौर, तुमने बताया नहीं? मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस वो थका हुआ था, जियो थोड़ा आराम कर रहा था, अभी उठा हूँ, बस अभी आपको फ़ोन करने ही वाला था। फिर मैंने पूछा, अम्मी सुनाए, घर में कैसा माहौल है? अबू कैसे हैं? और छोटी और बनी कैसे हैं? और तुम बताओ। मेरी अम्मी ने कहा कि कहाँ कहाँ तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा। तुम्हारे अबू वैसे ही परेशान हैं। घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी। तुम कब तक वापस आ रहे हो? प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अब मैं अम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज़ जाने वाला नहीं था। मैंने कहा, अम्मी अब परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊँगा, नौकरी का पता करना है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। आपने कहा, कामरान भाई क्या आप यहाँ नौकरी करने हुए हैं? मैंने कहा,
ऐसे ही समझ लो। अमना ने कहा कि कामरान भाई, कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। चलो नौकरी नहीं, लड़की तो मिली होगी। वो मेरे साथ मजाक के मॉड में थी। मैंने कहा कहाँ, अभी तक ना लड़की मिली है ना ही नौकरी। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा अब परेशान ना हूँ, अब आप आ गए हैं तो मैं आपके लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ नहीं कर सकती। ये तो हर घर का मसला है। मेरा असफ भाई भी कितने अरसे से बैठा हुआ है। हालांकि मेरे अबू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा क्या मतलब, अपना लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा हाँ तो उस तो बहुत है। तुम्हें कैसे लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा अमना बस तुम्हारी जैसी हो, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद अमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा अमना तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉय फ्रेंड है? उसने कहा कामरान भाई अब से क्या, सुना ना, अब दोस्त बन गए हैं। एक वो है, फ्रेंड नहीं है। 4 बॉय फ्रेंड थे और फ़िलहाल तो कोई नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब मतलब परस्त है। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो, तुम मजाक कर रही हो क्या? और 4 बॉय फ्रेंड मतलब परस्त क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फ़ोन की बेल दोबारा बजे। मैंने देखा तो दुआ का मैसेज था। उसने कहा कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं किया हुआ, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा दुआ, मुझे लगता है तुम्हें फ़रहान ने नहीं बताया। फ़रहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा दुआ, मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा इशू हुआ था, मैं बस उसी में बजी हूँ, मैं तुमसे बात करूँगा। उसने कहा कामरान जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ हाँ दुआ, मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने फ़ोन साइड पे रखा और अमना ने उठा के मेरा फ़ोन ऑफ़ कर दिया। उसका ये बेतकल्फ़ाना रवैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा। उसने कहा अब ना होगा बांस और न बजे के बांसुरी, अब इतने और से बात कराची से हुए हैं, आपको अकेला छोड़ ही नहीं रहे कि मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा अच्छा अमना, तुम बता रही थी कि तुम्हारे 4 बॉय फ्रेंड हैं, तो तुम उन बॉय फ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास या कोई रिलेशनशिप भी था? सीरियस वाला अमना ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, परवीज़ वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो? मैं शर्मा रहा था कि ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही थी। मैंने कहा हाँ यही समझ लो। उसने कहा कामरान 2 लड़कों के साथ तो मैंने खुल के वो काम किया है और 2 के साथ बिल्कुल भी नहीं किया। वो ऐसे ही थे आशिक मिजाज, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। मैंने कहा क्या मतलब 2 के साथ फल वाला काम? उसने कहा हाँ हाँ, जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, और ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल के दौर में ये तो आम सी बात है। मैं जिस तरह की लड़की ढूंढ रहा था, ओपन माई डेट अमना बिल्कुल वैसे ही थी। अब मेरा पहला शिकार तो मुझे बहुत ही आसानी से मिलने वाला था, लेकिन मेरा दिल मेरी चाची की तरफ मचल रहा था। मैं चाह रहा था कि पहला शिकार मैं अपनी चाची को करूं, उसके बाद अमना का, लेकिन जो खुद हो रहा था उसे रोक भी तो नहीं सकता था। फिर मैंने पूछा अमना, तुम क्या रात को इस कमरे में अकेली सोती हो? उसने कहा हाँ कामरान भाई, अकेली होती हूँ। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरी एक दोस्त ने लाइबा, उससे रात रात भर बातें करती हूँ और फिर टिकटॉक चला लेती हूँ या फिर मोबाइल में कोई मूवी वगैरह देख लेती हो। फिर उसने मुझसे पूछा कि अब क्या करते हैं, कराची में कोई नौकरी वगैरह तो नहीं मिली, तो अब कैसे घर पे होते हैं, कैसा सारा दिन घर में होता है? मैंने कहा अमना, मेरी भी रूटीन कुछ ऐसी है, बस अपने कमरे में या मोबाइल फ़ोन के साथ होता हूँ। उसने कहा कि हम दोनों के ख़यालात कितने मिलते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर उसने कहा कामरान, क्या आज तक तुमने किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया है? मैंने कहा नहीं, और मैं कैसे करूँगा, मैंने तो आज तक कोई अपनी लड़की दोस्त ही नहीं बनाई और ना ही कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। बस कॉलेज में एक लड़की दोस्त थी, वो भी सिर्फ कॉलेज की हद तक, उससे बस इतना, कोई बातचीत नहीं हुई। अब मुझे पता चल रहा है कि जदीद दौर आ गया है, पहली ही मुलाकात में लड़के और लड़की वो वाला काम कर लेते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे दोस्त ने कुल एक नया बॉय फ्रेंड बनाया है, वो लोगों ने काम भी कर लिया। मेरी दोस्त का घर खाली था,
اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلا لیا۔ پھر اس نے مجھے بہت ساری پکچر بھی بھیجی۔ پھر وہ اپنے موبائل فون میں اپنے دوست کی پکچر دکھانا مجھے شروع ہو گئی۔ میں نے پکچر دیکھی، تم بہت ہی غیر اخلاقی تھی۔ میں نے کہا امنا، تمہیں یہ پکچر دیکھ کے کچھ فیلنگ نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ادھی تو ہے، لیکن فی الحال کوئی ایسا دوست بھی تو نہیں ہے اس کے ساتھ فیلنگ شیئر کر سکوں۔ میں نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے بات کہوں۔ اس نے کہا جی کامران بولیں۔ میں نے کہا امنا، سب سے پہلے مجھے بھائی نہ کہو، اور اگر تم چاہو تو اپنی فیلنگز میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ واہ، اس نے کہا کامران بھائی، یہ کیا بولتی؟ اپنے تو میرے دل کی بات بول دی۔ میں کب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب میری ضروریات کا خیال رکھو، اور میں اب کی، لیکن ایک پرابلم ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا گھر میں سب ہوتے ہیں، اسف بھائی سارا دن گھر ہوتا ہے، اب تو چلو نوکری پہ چلے جاتے ہیں، امی بھی گھر پہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا امنا، تم اس کے لیے پریشان نہ ہو، میں نے چاچی سے بات کی ہے، اوپر جو تم لوگوں کا روم ہے اس میں اکیلا ہی رہوں گا، تم چاہو تو رات کو میرے پاس ہو جانا۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے کامران بھائی، اب ہم ٹی وی لاؤنج میں چلتے ہیں، پتہ نہیں گھر والے شک نہ کریں کہ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ میں رات کو اب کی کمرے میں ہوتی ہوں اور پھر ہم کھل کے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا صرف باتیں نہیں، اور بھی بہت کچھ۔ اس نے کہا ہاں، جو تمہارا دل چاہے۔ پھر میں باہر ٹی وی لاؤنج میں آیا تو چاچی تقریباً کھانا مکمل کر چکی تھی۔ اس نے کہا اچھا کامران، تم آ گئے ہو، بس امنا کو بھی بلا لاؤ، اور اسف اپنے کمرے میں ہوگا، اس کو بھی بلا لو، جب تک میں تمہارے چاچو کو فون کرتی ہوں، پھر ہم مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ پھر چاچی نے چاچو کو کال کی، میں اسف کو بلانا ہے، اس کے کمرے میں گیا، ہم سب لوگ ٹی وی لانچ میں جمع ہو گئے، پھر چاچو بھی آ گئے، امنا نے کھانا پلیٹوں میں لگایا، پھر ہم سب نے مل کے کھانا کھایا۔ پھر جاجو مجھ سے پوچھنے لگے تم جس دوست کے بارے میں بتا رہے تھے لاہور میں، وہ کون سے علاقے میں ہے اور تم کب جاؤ گے اس سے ملنے؟ میں نے کہا چاچو وہ بھی اسی علاقے میں ہے جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، میں کل کوشش کروں گا اس کے پاس جانے کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میرا تو ایسا کوئی دوست نہیں ہے، میں کل کوئی بہانہ بنا دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کامران۔ پھر ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، پھر چاچو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، رات بہت ہو گئی ہے، سب لوگ اپنے کمروں میں چلے جاؤ۔ پھر اوپر میں اپنے کمرے میں آئے گا، جگہ نہیں تھی، اس لیے مجھے اج نیند کہاں ہونے والی تھی۔ پھر میں واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ اب رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور ٹائم گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اب میں موبائل میں کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا اور امنا کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 1 بجنے والا تھا، مجھے نیند ہی ہونے والی تھی کہ میرے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے جا کے دیکھا تو امنا تھی۔ امنا اندر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں بھائی کے کمرے سے کچھ اور کی آواز بھی آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ جاگ نہ رہا ہو۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو۔ پھر وہ اندر آئی، اونکھیں بیٹھ کے کونے پہ بیٹھ گئی، پھر میں بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کامران اور سناؤ۔ اب میں دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں نیچے سے کوئی اوپر نہ آ جائے۔ میں نے کہا ہم نہ جو بھی سنانا ہے میں تمہیں کل سناؤں گا، فی الحال میں تمہیں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا کر کے دکھاؤ گے؟ میں نے کہا بس تم دیکھتی جاؤ۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی باہوں میں بھر لیا، پھر اس کے ہونٹوں کا جام پینا شروع کیا اور ایک ہاتھ میں اس کے غبارے لے لیے۔ اس کے غبارے بھی بہت بڑے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ ان کو ایجاد کر دو۔ پھر اس نے اپنے غبارے ایجاد کیے، پھر میں اس کے غباروں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، کبھی ہاتھ میں لیتا تو کبھی کہاں سے۔ اس طرح 15 سے 20 منٹ تک میں ان کے ساتھ کھیلتا رہا۔ پھر امنا نے کہا کہ کامران جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، پھر مجھے نیچے جانا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ میچ نہیں کھیلے گی، صرف اوپر سے ہی بولنگ کروا رہی ہے، لیکن وہ تو اج میچ کھیلنے کے موڈ میں آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے میچ کھیلنا سٹارٹ کیا۔ اس نے کہا ایسے نہیں، تم یہاں لیٹ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میچ کیسے کھیلا جاتا ہے۔ پھر میں لیٹ گیا اور اوپر سے وہ چھکے لگاتی رہی۔ وہ کافی دیر کے بعد میں آؤٹ ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک آؤٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا نہیں کام رہا، امت ہونا پلیز، پہلے مجھے آؤٹ کرو۔ اب میں کیا کرتا جب تک میں آؤٹ ہو گیا؟ اس نے کہا اوہو، یہ تم نے کیا کر دیا، اب میری رات تم نے مزید خراب کر دی ہے۔
मैंने कहा सॉरी, बस तुमने बालंग ही इतनी ज़बरदस्त कराई है कि मैं टुक नहीं पाया। अच्छा तुम रख जाओ, फिर हम थोड़ी देर बाद दोबारा मैच स्टार्ट करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं उज पहला दिन है, मैं नीचे जा रही हूँ, कल हम देखेंगे। और हाँ, कल ऐसा न करना, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मुझे भूल जाना। मैंने कहा तुम बेफिक्र हो जाओ, कल ऐसा नहीं होगा। उज पहला दिन था, इसलिए मैं नरूस हो रहा था और मैं ऊँट हो गया। कल मैं पूरी प्रैक्टिस करके आऊँगा और तुम मुझे ऊँट नहीं कर पाओगे। उसने कहा अच्छा देखते हैं। फिर वो बाहर चले गए। अब मैं दिल में बड़ा खुश था कि जो चीज़ मैं सोच कर अय्या था और मुझे लग रहा था कि शायद महीने लग जाएंगे, लेकिन वो काम मैंने पहले ही दिन कर लिया था। लेकिन मेरा मेन टारगेट मेरी चाची थी, इसके लिए मुझे प्लानिंग करनी थी। अब मैं उसके लिए प्लान सोच रहा था कि उसको किस तरह हासिल करूं। फिर मेरे दिमाग में वही वाला आइडिया या जो मैंने अम्मी और अबू के साथ किया था, उनके कमरे में कैमरा लगा दिया था। मैंने सोचा कि चाचू के कमरे में भी कैमरा लगा देता हूँ, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि वो तो मेरा घर था, ये पुराया घर था, यहाँ मैं फंस भी सकता था। फिर इसी तरह मैं तरीके सोच रहा था और फिर मेरी आँख लग गई। फिर अगले सुबह मेरी आँख 10 बजे खुली तो मैं फ़्रेश होने बाथरूम चला गया। मैं फ़्रेश हुआ और एक अच्छी सी चीज़ की पेड़ और एक ब्लैक टी शर्ट निकाल के पहन ली और फिर मैं बाल सेट करके नीचे अय्या तो घर में कोई जागा ही नहीं था, सिर्फ काम वाले घर के बर्तन धो रही थी। फिर मैं किसी में गया, फरिश्ते पानी की बोतल निकाली और पीने लगा। फिर मैंने उस काम वाली से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम आयशा है। मैंने कहा ये घर वाले रोज़ाना ही लेट उठते हैं या आज इतने लेट हो गए हैं। उसने कहा नहीं साहब जी, ये घर वाले रोज़ाना ही 12 बजे उठते हैं, सारा दिन घर पे होते हैं। अमना भी सो रही है और अब की जांची भी साहब सुबह सुबह चले गए हैं। अफ्स, मैंने कहा फिर ये 12 बजे उठेंगे, अभी तो 10 बज रहे हैं, मैं 2 घंटे क्या करूँगा। उसने कहा साहब जी अब बैठे हैं, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं आयशा, बस तुम बर्तन धो लो, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। उसने कहा ऊपर जाके क्या करेंगे, बस नीचे बैठ जाएं। फिर मैंने कहा कि अच्छा मौका है, उसके साथ भी ट्राई करके देखता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा आयशा किया तुम्हारी शादी हो गई है। उसने कहा नहीं साहब जी, मुझे 5 साल हो गए हैं, बस वो इसी घर में रहती हूँ। मैं तो अब शादी भी नहीं करना चाहती, अब अपनी मैडम के साथ रहूँगी। लेकिन उसका वजूद मुझे लटका हुआ लग रहा था कि जैसे कोई उसका खूब इस्तेमाल कर रहा हो। मैंने कहा आयशा क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा कि तुम ऐसे क्यों लग रहे हो, जैसे कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे वजूद से भी ऐसे ही लगता है। उसने कहा बस साहब जी, ये लंबी कहानी है, अपना नहीं पूछें तो अच्छा है। मैंने कहा बता दो। पैसे भी मेरे पास तो 2.5 घंटे है, घर वाले तो सो ही रहे हैं, मैं क्या करूँगा। उसने कहा उससे पहले मैं जिस घर में काम करती थी वो एक मौलवी का घर था, वो अकेला रहता था। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और शादी के वादे में आके उसने मुझे इतना इस्तेमाल किया, शायद मेरा शौहर भी मुझे उस तरह से इस्तेमाल ना कर पाता। मैंने कहा क्या मतलब कितना इस्तेमाल किया? उसने कहा साहब जी वो अंग्रेज़ी मूवी लगा देता था और मुझे कहता था कि जो उस मूवी में हो रहा है तुम भी मेरे साथ पैसा वैसा करो। वो 3-3 घंटे उससे लॉलीपॉप करवाता था। उठा तो मुसलमान, लेकिन उसके काम सारे दूसरे मुल्कों वाले थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम उसने घर भेज दिया और यहाँ से वो चला गया। फिर मैं बेउसरा हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी अब की चाची के साथ दुआ सलाम थी। फिर मैंने उनको आके बताया तो उसने मुझे अपने घर में रख लिया। अब मैं उसी लिए किसी मर्दात पे एतबार नहीं करती। मैंने कहा वाकई तुम पे तो बड़ा जुल्म हुआ है, धोखा क्या है इस शख्स ने तुम्हारे साथ, लेकिन सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम ढूंढो, तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब जी, बस अब थक गए हूँ, उस ज़िंदगी से मैं अपने घर में भी ऐसी थी, वहाँ मेरे साथ मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, मेरी शादी भट्ठे से कराना चाहते थे, वहाँ से मैं भाग आई और यहाँ भी एक मौलवी ने मेरे साथ ये काम किया। मेरे लिए किसी मर्द पे एतबार करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन कब तक ऐसे रहेगा, आखिर कल को तुमने अपना घर भी तो बसाना है। फिर उसने कहा कि मैं सोचती रहती हूँ
आप यकीन करें कि रात रात भर मुझे नींद नहीं होती, और जब रात को अमना बाजी आपके कमरे में आई थी तो मैंने उसको भी देखा था। मेरे 2 पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं डर गया। मैंने कहा, क्या मतलब नहीं। उसने कहा, डरो नहीं साहब जी, मुझे पता है ये घर वाले ऐसे ही हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई थी उस लड़की ने उत्ते ही आपको फंसा लिया है, और वो लड़की है ही ऐसी। वो घर पे जब उनके घर वाले कहीं बाहर चले जाते हैं, वो घर पे अकेली होती है तो यहाँ भी वो लड़कों को बुला लेती है और मुझे कहती है कि किसी को नहीं बताना। मैं इसलिए नहीं बताती कि तुम लोगों ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है, और उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा इसरा भी नहीं है। अब मैं दिल में सोच रहा था कि ये तो मुझे बहुत ही कमाल की लड़की मिली थी, जो सब घर वालों के राज भी जानती थी, और वो सुकून देना भी खूब जानते थे, क्योंकि एक मौलवी ने उसे सिखा दिया था कि किस तरह एक मर्द को सुकून दिया जाता है। अब मैं सोच रहा था कि मैं उससे उन सारे घर वालों के राज मालूम करूंगा, और फिर उनकी कमज़ोरियां मुझे पता चल जाएगी। मेरा काम तो आसानी से हो जाएगा। फिर मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, अच्छा आयशा, तुम परेशान ना हो, कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, और तुम भी अपना घर बसा लेना। तुम कब तक यहाँ रहोगी? उसने मुझसे कहा कि साहब जी, क्या आपका कोई दोस्त है? कराची, क्योंकि मुझे कराची जाने का बहुत शौक़ है। कोई आपका दोस्त हो, शरीर जो मुझसे शादी कर ले, मुझे इज़्ज़त की दौर रोटियां देता रहे, मैं सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करूँगी। फिर मेरे दिमाग में एक शैतान ही आइडिया, या मैंने कहा, हाँ, एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ही शरीफ है। उसकी अम्मी अबू इंतकाल कर गए, वो बहुत अच्छी नौकरी करता है, उसका एक फ्लैट भी है, वो अकेला रहता है, और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे अपनी एक तस्वीर दे दो, मैं उससे उजही सेंड करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, गुमान जाएगा। उसने कहा, अच्छा वाकई साहब जी, वो दिखने में कैसा है? मैंने कहा, वो बहुत स्मार्ट सा लड़का है, तुम देखोगी तो दिल हार बैठोगी अपना। उसने कहा, साहब जी, अच्छा जो मैंने आपको बात बताई है वो मौलवी वाली, वो आप उसको ना बताइएगा, फिर मेरी उससे बात चलाएं। फिर मैंने उसके सामने फ़ोन निकाला और फिर छोटा मोटा फ़ोन कान पे रख के उसको बताना शुरू हो गया कि लाहौर में एक लड़की है, बहुत ही शरीफ है, वो शादी करना चाहती है। बस उस आयशा की तारीफ़ें करता रहा और वो भी साथ खड़ी सुनती रही। फिर मैंने फ़ोन बंद किया। मैंने कहा, बस आयशा, तुमने जितना ज़िंदगी काटनी थी वो काट ली है, अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उसने कहा, साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगी। मैंने कहा, एहसान की क्या बात है, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, वो तुम्हें मारनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा, और मैं चाची चाचू से भी खुद ही बात कर लूँगा, तुम उनकी भी फ़िक्र न करना। उसने कहा, वो कौन सी? मैंने कहा, बस तुम रात को 1 बजे मेरे कमरे में आ जाना। उसने कहा, मुझे पहले ही बताता कि सब मर्द एक ही जैसे होते हैं, अब भी वैसे निकले मैं आपको एक अच्छा इंसान समझ रही थी। मैंने कहा, आयशा, मैं एक अच्छा इंसान ही हूँ, लेकिन ये दुनिया ही ऐसी है, बिना मतलब कि कोई किसी के काम नहीं होता। उसने कहा, ये बात तो है मुझे आपसे बेहतर पता है। फिर मैंने कहा, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अच्छे से जानती हो। उसने कहा, अच्छा मेरी भी एक शर्त है। मैंने कहा, क्या बोलूं? उसने कहा, रात को आपके कमरे में आके बताऊंगी। दोस्तों, उस कहानी की अगली कस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें। शुक्रिया।